अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक में हूँ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है इंडिया यूरोप कंक्लूड लैंडमार्क ट्रेड डील। तो देखते हैं वीडियो और अपना प्लान कर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों फाइनली अब आप कह सकते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील है वो साइन हो चुका है, क्योंकि दोनों ही देशों ने ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया। और मैं इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। आप सब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, वो भारत आए हुए हैं, रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए। हैदराबाद हाउस में आज इसका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोस्ती जैसा माहौल हो गया था। मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी काफ़ी पर्सनल हो रहे थे। जो यूरोपियन यूनियन की कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, वो भी काफ़ी पर्सनल मैसेजेस दे रहे थे। इनफैक्ट मैं काफ़ी सरप्राइज भी हुआ, यहाँ पर जो एंटोनियो कोस्टा हैं, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपना OCI कार्ड दिखाया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। उनका जो ओरिजिन है वो आपको इंडिया से देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तब मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाया जाए कि ये जो डील साइन हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, कौन कौन से गुड्स को लेकर बात किया गया है, भारत को क्या फ़ायदा होगा, इससे यूरोप को क्या फ़ायदा होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके इम्पैक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी बैच हमारे साथ ले सकते हैं। 2027 का हो, 2028 का हो, इन सभी में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें FTA की, क्या है ना कि ये सबसे बड़ा FTA है। दैट इज भारत है एक तरफ, सबसे बड़ा मार्केट, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जब हम बोलते हैं तो टोटल 27 कंट्रीज हैं। और ये नॉर्मल FTA टैरिफ डील से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूड किया गया है। गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट क्लॉजेस भी हैं इसके अंदर, सप्लाई चेन कॉर्पोरेशन है। और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें क्योंकि इंक्लूड की गई हैं, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बोला जा रहा है। मतलब ये कोई मार्केटिंग हाइप नहीं है, ये एक्चुअल में इसका जो स्केल है, ये जो डेप्थ है ना, वो किसी भी आपको डील में देखने को नहीं मिलेगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑलमोस्ट 18-20 साल से इसके बारे में नेगोशिएशंस हो रहे थे। 2007 में चीज़ें स्टार्ट हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिसएग्रीमेंट था। अल्कोहल, ऑटोमोबाइल टैरिफ को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, और मामला 2013 में रुक गया। फिर उसके बाद वापस से कोविड के बाद 2021-22 के बाद जो है, जब यूक्रेन वॉर और जब ट्रंप आए, उसके बाद तो और ज़्यादा तेजी मच गई कि चलो यहाँ पर एक डील होना चाहिए। और फाइनली अब यहाँ पर दोनों देशों ने इसको साइन किया है। इसका इकोनॉमिक स्केल आप देख सकते हो, 2 बिलियन पीपल हैं दोनों को अगर आप जोड़ दो। 25% ऑफ ग्लोबल GDP है, 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है। मतलब भारत के इतिहास में कोई भी ऐसा FTA नहीं है जो इस स्केल पर आपको देखने को मिला हो। इसके अगर हम कोर फीचर की बात करें, मतलब यहाँ पर देखो, जब हम ट्रेड डील की बात करते हैं तो सबकी निगाहें इस पर होती है कि कितने परसेंटेज ऑफ गुड्स के ऊपर टैरिफ को हटाया गया है। और ये काफी मैसिव स्केल पर आपको देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ टैरिफ लाइंस, इसको या तो कम किया गया है या तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और इसको फेज वाइज मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी तो क्या है कि डील साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में। अब इसके बाद यूरोपियन जो पार्लियामेंट है वहां पर इसको रेटिफाई किया जाएगा, पास किया जाएगा, और यही चीज भारत के पार्लियामेंट से भी पास होगा। और तब जाकर हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद जो है ये इफेक्ट में आ जाए। लेकिन ये जो टैरिफ रिडक्शन की हम बात करें ना, 90% जो टैरिफ लाइंस पर हटाया गया है आपका टैरिफ, वो आपका 5 से 10 सालों में पूरी तरह से लागू हो जाएगा। कुछ हो सकता है 1 साल बाद हो जाए, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल बाद। जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी के ऊपर जो अभी टैरिफ लग रहा है, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में हम 10% कर देंगे 110% से। यहाँ पर पहले 50%, 40%, 30%, इस तरह से चीज़ें यहाँ पर होंगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, कहां पर टैरिफ का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस, ये गेम चेंजर बताया जा रहा है। क्या है कि यहां पर अभी जितने भी एयरक्राफ्ट यूरोप से आएंगे भारत में, एयरक्राफ्ट इंजन हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये सब के ऊपर 0 टैरिफ लगेगा। जी हां, 0% टैरिफ। और इससे आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो कि जो बोइंग है उसके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है। एयरबस जो है वो आपकी
यूरोपियन कंपनी है। तो एयरबस को इससे काफ़ी फायदा हो सकता है, वो आसानी से भारत में सस्ते दाम पर जो अपने प्रोडक्ट्स है वो बेच पाएगा। और ये मैटर इसीलिए करता है क्योंकि आज के डेट में देखोगे तो भारत अपना ऑलमोस्ट सब कुछ जो सिविलियन एयरक्राफ्ट होता है उसको इंपोर्ट कराता है, और एयरलाइंस को काफ़ी हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है कस्टम ड्यूटी के तौर पर। लेकिन अब ये ड्यूटी कम हो जाएगी, यहाँ पर जो इंडियन मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सेक्टर है वो इंप्रूव होगा, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग भारत में ये भी इंप्रूव होगी, और इसका स्ट्रैटेजिक एंगल है, मतलब हम अपनी जो डिपेंडेंसी है लिमिटेड सप्लायर्स के ऊपर वो कम करना चाहते हैं। मेक इन इंडिया के साथ ये आपको अलाइन देखने को मिलेगा। दूसरा अल्कोहल, देखो ये पॉलिटिकली काफ़ी सेंसिटिव सेक्टर है। अभी करंटली आप देखोगे यूरोप से जो भी वाइन और स्पिरिट्स आता है उसके ऊपर 150% तक टैरिफ लगाता था भारत, बियर के ऊपर 100% तक का टैरिफ लगाता था। लेकिन अब ये डील के अंदर जो वाइन टैरिफ है वो 20 से 30% आ जाएगा, जो स्पिरिट है वो 40% आ जाएगा, बियर 50% तक आ जाएगा। और भारत ने क्यों एग्री किया है? बेसिकली हमने कोटा बेस्ड रखा है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड मात्रा में यूरोप से जो दारू है वो भारत के अंदर आएगी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी तक ही भारत के अंदर ये आ सकती है। और जो हाई एंड इंपोर्टेड अल्कोहल हैं वो हमारे भारत का जो मास लीकर मार्केट है ना उसको खतरा नहीं है। ये बेसिकली हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म को उसमें भी मदद करेगा, और यूरोपियन यूनियन इसको काफ़ी पुश कर रहा था। आप ध्यान से समझिएगा, कोई भी ट्रेड डील होता है ना तो एक देश को कहीं पर फायदा होता है, कहीं पर नुकसान होता है। अब भारत को बहुत सारे सेक्टर में फायदा होगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यूरोप हमें फ्री में एंट्री दे देगा कि भारत अपने गुड्स को सब बेचो यूरोप के अंदर और यूरोप के गुड्स भारत में नहीं आ पाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, दोनों देशों को कहीं ना कहीं चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, और यही चीज़ है कि भारत ने इसको लेकर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और दूसरा, भारत ने जो एक बड़ी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगेन करंट सिचुएशन क्या है कि भारत 110% टैरिफ लगाता है यूरोपियन गाड़ियों के ऊपर, लेकिन अब यहां पर क्या होगा कि अगले कुछ वर्षों में, अगले 5 से 10 वर्षों में इसको 10% लाया जाएगा। मतलब अब गाड़ियों के ऊपर जो टैरिफ है वो एकदम कम हो जाएगा। BMW, ऑडी, ये जितनी भी जर्मन ब्रांड्स वाली गाड़ियां हैं उन सबको काफ़ी फायदा होगा। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं क्या हुआ था। अभी रिसेंटली हमने यूके के साथ ट्रेड डील किया था। उसमें क्या था कि हमने ये बोला था कि मैक्सिमम 37,000 गाड़ी यूके से भारत आ सकती हैं, लेकिन हमने जो यूरोपियन यूनियन के साथ ये जो ट्रेड डील किया है ना, इसमें हमने कोटा को 6 गुना बड़ा रखा है। हमने कहा है कि 2.5 लाख गाड़ियां ये यूरोप से भारत में आ सकती हैं कम टैरिफ पर। ठीक है, अब इसमें समझिए 2.5 लाख में से 1,60,000 गाड़ियां ऐसी होंगी जो पेट्रोल डीजल वाली हैं। ठीक है, उसके ऊपर अगले 5 साल में जो टैरिफ है, 5 ईयर्स में जो टैरिफ है ये गिरकर हो जाएगा 10%। और 2.5 लाख में से लगभग बाकी के कितने बचे? 90,000 गाड़ियां। ये 90,000 बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो ये 10 साल के बाद जो है इसके ऊपर टैरिफ 10% हो जाएगा। मतलब हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेगमेंट को थोड़ा सा और सिक्योर किया है, ताकि हमारा जो डोमेस्टिक स्टार्टअप्स हैं, जो बाकी की कंपनीज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली, उनको नुकसान ना हो। और इसमें भी ध्यान रखिएगा कि जो हाई एंड कार्स हैं, जो कि भारत की कोई कंपनी अगर आप देखोगे तो बहुत हाई एंड कार्स थोड़ी निकालती हैं, जो मास लेवल पर गाड़ियां उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो BMW, ऑडी, ये वाले जो सेगमेंट वाली गाड़ियां हैं वहां पर जो लग्जरी कार्स हो गई उनके ऊपर फोकस किया गया है, ताकि भारत में जो लोग खरीदते हैं, महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, उनके लिए दाम काफी कम हो जाएगा। अगर आप मान लो 2.5-3 करोड़ रुपए की कोई गाड़ी ले रहा है तो आराम से आप समझिए 25 लाख 30 लाख रुपए, 25 लाख 20-25 लाख कम हो सकता है। तो हैवी यहां पर गिरावट होने वाली है इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर, और भारत की जो ऑटो इंडस्ट्री है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगी मास इंपोर्ट से, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो मैंने आपको बता ही दिया यहां पर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है फूड, बेवरेजेस और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। यहां पर हम क्या किया गया है, जो चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, पास्ता हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, और कुछ सेफगार्ड रखा गया चीज के ऊपर। वहां पर हमने जो आपका टैरिफ है वो आपका एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया है टैरिफ, और इसकी वजह से यहाँ पर चॉकलेट्स और पास्ता, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं फ्रूट प्रोडक्ट्स, वो सस्ते हो जाएंगे। और भारत ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये ज़्यादातर आप देखोगे ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे फूड सिक्योरिटी पर बहुत कम इम्पैक्ट आएगा। कंज्यूमर चॉइसेस को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, हमें अच्छे क्वालिटी के। कई बार आपने देखा होगा लोग रिव्यू करते हैं कि भारत में जो कंपनीज आती हैं बाहर की, वो बनाती हैं तो उनमें जो इंग्रेडिएंट्स डलता है वो लोअर क्वालिटी का होता है, वही वो चीज़ अगर आप यूरोप में देखोगे तो हाई क्वालिटी का होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। फिर इसके अलावा केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल मशीनरी, देखो यहाँ पर भारत ने क्या किया है, जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी है, उसके ऊपर ड्यूटी 0 कर दी है। वहीं भारत को क्या मिल रहा है? भारत के जो जेनरिक ड्रग्स हैं, API है, बल्क केमिकल्स हैं, वो
हम कर सकेंगे, मतलब यूरोप में ज़ीरो ड्यूटी पर जो है एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और यहाँ पर भारत ने अपना जो राइट है उसको प्रोटेक्ट रखा है, जैसे जेनरिक्स ड्रग्स हो गया, कंपल्सरी लाइसेंसिंग हो गई, तो वो भारत प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए यूरोप ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूरोप का अक्सर ये ऑब्जेक्शन रहता है कि भारत सस्ते दाम पर जो जेनरिक ड्रग्स है वो बनाता है, इसकी वजह से उनके जो कंपनीज है नुकसान होता है। तो भारत ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके अलावा भारत के लिए सबसे बड़ी जीत कहाँ पर है, वो है टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर सेक्टर और फुटवेयर सेक्टर। यहाँ पर आप देखोगे 8 से 12% का ड्यूटी लगता था पहले भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर, अब ड्यूटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। आप समझ रहे हो इससे भारत को कितना फायदा होगा। बांग्लादेश, वियतनाम, इन सब देशों से बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलता था, लेकिन अब हमारे एमएसएमई को, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को, वुमेन एम्प्लॉयमेंट को एक मैसिव बूस्ट मिलने वाला है। और भारत का ये सबसे बड़ा नेगोशिएटिंग सक्सेस आप कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर भारत के लिए जरूरी थी कि हम जीरो टैरिफ में आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें। और बाकी के अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे, मैंने यहां पर अलग अलग चार्ट बना दिया, आप देख सकते हो। मशीनरी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, 2024 में कितना एक्सपोर्ट हुआ था यूरोप से, यहां पर करंट टैरिफ यहां पर कितना है, और फ्यूचर में ऑलमोस्ट जीरो टैरिफ लगेगा। ये आप देख सकते हो, पहले टैरिफ 44% था, अब जीरो हो जाएगा, 11% था, जीरो हो जाएगा, 27.5% था, जीरो हो जाएगा 90% प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो सर्जिकल इक्विपमेंट हो गया, प्लास्टिक हो गया, पहले 16.5% था, ये जीरो हो जाएगा। आप समझ लो ये कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आपका जीरो आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहां पर इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो एग्री फूड सेक्टर्स हैं उनको भी काफी फायदा होगा। वाइन, स्पिरिट, ये सब मैंने आपको बता दिया, लेकिन एग्जैक्टली कितना टैरिफ कम हो रहा है वो यहां पर आप देख सकते हो। चॉकलेट्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड, फ्रूट जूसेस हो गए, कीवीज और पियर्स हो गए, शीप मीट हो गया, सॉसेजेस हो गए, ये सब के ऊपर भारी कटौती की गई है टैरिफ में। फिर इसके अलावा देखो, भारत का जो एक स्ट्रांग पॉइंट है वो कहां पर है, हमारा स्ट्रांग पॉइंट है सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल ट्रेड में। तो यहां पर सर्विसेज के मामले में जो आईटी सर्विसेज, इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी, इसमें भारत को बड़ा मार्केट एक्सेस मिलेगा। हम आसानी से यूरोप के अंदर और ज्यादा तेजी से एंटर कर पाएंगे। भारत की जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, भारत की जो डिग्रीज है, उसको रिकॉग्नाइज करेगा यूरोप। इसके अलावा यहां पर अगेन मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन ने कमिट किया है अनकैप्ड मोबिलिटी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। देखो, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वहां मतलब भारत से जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स, वर्कर्स जाना चाहते हैं यूरोप के अंदर, काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं होगी। और देखो, ये भी अगेन एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अमेरिका के साथ आप देखेंगे तो लगातार H1B वीजा, कुछ ना कुछ चीजों को लेकर चर्चा होती रहती है, इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं। लेकिन यहां पर खुद जो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं, कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर, तो उनके द्वारा बोला गया खुद ही यहां पर कि ये अनकैप्ड रहेगा, अनलिमिटेड नंबर में जो भी जाना चाहते हैं ये जा सकेंगे। फिर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या है, यूरोप भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, भारत में काफ़ी सारा कैपिटल आएगा, लेकिन उसको अपना प्रोटेक्शन चाहिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर कोई भी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो टाइम बाउंड मैनर में रेजोल्यूशन निकले, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है वो और ज़्यादा स्टेबल हो, तो उसको भारत ने इंश्योर किया है। डिजिटल ट्रेड में भी आप देखोगे तो डेटा प्रोटेक्शन रूल्स जो है वो यूरोपियन यूनियन नॉर्म्स के साथ अलाइन कर रहा है भारत डेटा सॉवरेनिटी की बात कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल सर्विसेज को सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें यहां पर होने जा रही हैं। फिर इसका अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बताऊं भारत के लिए, तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, बोला जा रहा है कि दोनों देश में जितना भी ट्रेड वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा 2032 तक। मतलब आप सोच के देखिए, अगले 7 वर्षों में जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड है वो डबल होने जा रहा है। क्यों? लॉजिस्टिक्स कम हो जाएंगे, इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी भारत के प्रोडक्ट्स के लिए। इंडस्ट्रियल में अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन होगा भारत और यूरोपियन यूनियन का। फिर इसके अलावा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी है, मतलब हम एक सिंगल ब्लॉक पर अपना ओवर रिलायंस नहीं करना चाहते। भारत सेंट्रल ग्लोबल ट्रेड हब के तौर पर पोजीशन करना चाहता है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे अगर आप देखोगे तो भारत का 4th मेजर ट्रेड डील है यूएस। जैसे क्या हुआ था ना, यूएस और ट्रंप ने जब से भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है तब से काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। तब से आपने देखा होगा भारत ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाकी देशों के साथ ट्रेड डील करेंगे, क्योंकि हमें अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना है। जो गुड्स पहले हम अमेरिका भेज पाते थे लेकिन टैरिफ लगने की वजह से नहीं भेज पा रहे हैं, तो हम बाकी देशों के साथ करेंगे। न्यूजीलैंड, ओमान, यूके, 3 तो ऑलरेडी हमने ट्रेड डील कर लिया था, और अब सबसे बड़ा ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के साथ अब हमने
हमने कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो गुड्स ट्रेड होते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में 2024 में ये 120 बिलियन यूरोस थे, लगभग 140 बिलियन डॉलर के आसपास। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये डबल होने वाला है। और भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है एज अ ब्लॉक, अगर आप देखिए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर भारत टोटल जो एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन मार्केट में, 6 देश भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेदरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस और बेल्जियम। क्योंकि आप देखो इसमें से 43 बिलियन डॉलर हमने पिछले 9 महीने में किया था यूरोप को जो एक्सपोर्ट किया है। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि देखो हम यूरोप को साथ तो ट्रेड डील कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी साइड बाय साइड करना चाहिए। अगर वो दोनों हो गया तो हमारे लिए जैकपॉट है, अच्छी बात है। अच्छा, 2024 में मैं आपको बता दूं, भारत का जो गुड्स ट्रेड सरप्लस था अमेरिका के साथ, क्योंकि यूरोप के साथ और अमेरिका दोनों के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, लेकिन अमेरिका के साथ ज्यादा है, 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। और वहीं यूरोप के साथ आप देखोगे यूरोपियन यूनियन के साथ 25 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। हाँ, जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि बोलने के लिए तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। सबसे पहला डोमेस्टिक इंडस्ट्री फियर्स, ऑटोमोबाइल, डेयरी, एमएसएमई, इनको थोड़ा खतरा है कि यूरोप की वजह से ये जो डील हुआ है कहीं भारत का मार्केट में ये फ्लड ना कर जाए प्रोडक्ट्स, और इसके लिए थोड़ा बहुत डर है। लेकिन सरकार का मानना है कि उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है चीज़ों को। रेगुलेटरी प्रेशर भी होगा, यूरोपियन यूनियन का ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंटल रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, लेबर स्टैंडर्ड काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो हो सकता है आगे चलकर कुछ इशूज़ आएँ। अगर हम भारत में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन कल के डेट में कह देगा कि देखो आपने ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया। इंप्लीमेंटेशन में भी चैलेंजेस आ सकते हैं, कस्टम रिफॉर्म लाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ये जो फ्री ट्रेड डील है वो सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं। बट आई होप कि इस वीडियो के तहत आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके बारे में पता चल गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से यूरोप के देश का बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी के साथ नहीं सटता है? मतलब आप, इट डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन ऑन मेडिटेरेनियन सी। इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप जरूर इसको अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, चाहे 2027 का बैच हो या फिर 2028। अभी आपका डिस्काउंट भी चल रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो, यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400232393। याद रखिए, यूपीएससी की जर्नी वही जीतता है जो सही प्लानिंग के साथ सही वक्त पर शुरुआत करता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ये वीडियो खत्म हो गई भाई। अगले दिन भी जब ये बात हुई थी, थोड़ी सी छिड़ी थी कि भाई यूरोप और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो साइन होने जा रहा था। मैंने उस दिन बोला था कि होता है ना कि कभी कभी ज़िंदगी में इस तरह के मौके बनते हैं कि भाई जो ना है कि चेंज हो जाता है सारा चीज़, गेम चेंजर जिसे बोलते हैं जी। तो ये जो डील है ना भाई इंडिया और यूरोप की, ये गेम चेंजर है ख़ास तौर पे भाई इंडिया के लिए। अमेरिका जैसी बड़ी मार्केट जो है वो जिस तरह उसने टैरिफ लगाए, यूरोप के लिए भी है, यूरोप के लिए बिल्कुल भाई, यूरोप के लिए भी है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। इसमें जब ये कि भाई एक जो चीज़ है ना भाई, हमारे लोगों की जो खामी होती है ना, जो बड़ी खामी है वो ये है कि भाई हम जो है ना वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रख पाते, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। ये हमारी खामी है। तो इसलिए हमारा ना गाँव का एक लड़का था, वो भाई साहब लाहौर से ना चमड़ा भेजता था यूरोप चमड़ा भेजना, एक्सपोर्ट करनी, अच्छा खासा उसका कारोबार था। तो जिस फैक्ट्री से ये चमड़ा लेता था, शुरुआत में 4-5 दफ़ा इसने चमड़ा भेजा,
वो जी गोरे बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा भाई बड़ा अच्छा चमड़ा दे रहा है। अच्छा, उसका काम अच्छा खासा चल पड़ा, तो अगर एक दफ़ा पैसे सेम ले लिए, लेकिन जो है एक दफ़ा जो है ना वो चमड़ा जो है ना वो नाकस भेज दिया। उन्होंने बाद में भाई मंगाया ही नहीं इसे। तो भाई वो सारा जो है ना एक जो इमेज बनता है या जो एक बंदे का होता है ना भरोसा, वो टूट जाता है। तो चीज़ों की हिसाब से भाई यूरोप जैसा भी है ना, उनकी भाई खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो क्वालिटी होती है भाई। तो ये चीज़ें भाई क्वालिटी मेंटेन रखेगा इंडिया तो भाई वो आगे चलता रहेगा। नहीं तो भाई होता ना जिस तरह दूसरे वो कोई गंदम भेजी थी मेरे ख्याल में तुर्की को इंडिया ने, उन्होंने कहा जी ये जी इसमें बीमारियां हैं, इसमें ये है वो है, और वो एक ड्रामाबाजी करके जो उन्होंने वापस कर दी थी। तो ड्रामेबाजी थी कि जेन्युइनली मतलब नाकस गई थी, हो सकता है भाई। वो बात दफा देखा नहीं अमेरिका जो वहाँ जानवरों को खिलाने वाली गंदम भेज देते हैं वो दूसरे कंट्रियों को। बाकी खाने पीने की चीजें अगर साफ ज़ाहिर है भाई इसमें क्वालिटी अच्छी हो तो भाई वो बिकती रहेंगी। ये कि भाई इंडिया के जो लोग हैं जो लग्जरी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक तो भाई उनको भी कितना ज़्यादा जो है वो बेनिफिट मिलना है। 90% अगर टैरिफ कम हो जाता है तो समझो गाड़ी की कीमत आधी बहुत कम हो जाए, हाफ हो गई। लेकिन अपने लोकल जो मैन्युफैक्चरर होंगे उनके लिए वो डैमेज हो जाएगा, उनके प्रॉब्लम। ये ऐसे ही है भाई कि एक तरफ से थोड़ा सा फिर रिस्क लेना ही पड़ता है। रिस्क है भाई, दोनों तरफ है भाई। अपने यूजर के लिए भी कई लोगों को तो फायदा भी है इसमें एक और, लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो है ना अनलिमिटेड बंदे जो आप भेज सकते हैं। हाँ, मैं ये बड़ा ये 10 हुआ है भाई, जितने मर्जी भेज दो। ये ऐसे ही है, यूरो ही आएंगे ना इंडिया में, फायदा ही। फॉरेन रेमिटेंस भाई साहब देश की तगड़ा हो जाना है। ये हमारे जो कंट्री इंडिया पाकिस्तान ये ज्यादातर चलते ही ये सर्विसेज पे एक्सपोर्ट जो है हमारी इंडिया तो एक्सपोर्ट काफ़ी करता है, लेकिन हम पाकिस्तान तो उसकी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होती जितनी जो है फॉरेन रेमिटेंस जो है वो कमाता है बाहर के कंट्रियों से जी। तो इंडिया का भी सबसे बड़ा सोर्स यही है फॉरेन रेमिटेंस, जो दूसरे कंट्रियों में लोग जाकर काम करते हैं उधर से पैसा भेजते हैं भाई। अगर फर्ज करें ये 4-5 लाख स्टूडेंट ही भेज देता है, अब ज्यादा ना भी करे 4-5 लाख भी, तो वो भी एक जब अनलिमिटेड है तो ज्यादा भाई वो आगे भी तो पूरा यूरोप है, कोई एक आध कंट्री 27 कंट्री। इंडिया के लिए वाकई ये मदर ऑफ ऑल डील्स है भाई, है कोई शक नहीं। ये जो हर सेक्टर में भाई फायदा होने वाला है। जो ऐसी कई जो चीजें हैं जो कारोबार जिससे किया जा सकता है वो भाई साहब आप यूरोप से वो अब सब तरह के कस्टम ड्यूटी जो है नहीं पड़नी, अब वो सस्ती जो है मिलनी इधर। तो जिस तरह एयरप्लेन है भाई, हाँ उसके जो है पार्ट्स हो गए, उसके पार्ट्स हो गए, इंजन हो गए, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की जो भी चीजें हैं वो भी सस्ता मिलना है। बोइंग की छुट्टी होने वाली है, अमेरिकन को भी इससे झटका लगने वाला है डील से। ऐसे ही ऐसा ना हो कि जिस तरह चाइना से डील की थी ना कनाडा ने, उसने थोड़ी सी धमकी, लेकिन यूरोप और इंडिया की डील पे वो इस तरह नहीं करेगा, नहीं करना। वो एक और चीज है, ये एक और चीज है। लेकिन भाई इंडिया के लिए गेम चेंजर है, इसमें फायदा भी है नुकसान चांसेस जो है ना वो दोनों बराबर हैं। कईयों को फायदा होना है, कईयों को लॉस होना है। फायदा उनको होना है कि जिन्होंने भाई अच्छी चीजें खरीदनी है वो यूरोपियन मेड जो होनी है वो उनके लिए भाई फायदा है, और जिन्होंने भाई इधर से एक्सपोर्ट करनी है चीजें उनको फायदा है। हाँ, जो इंडिया के जो लोकल जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है या जो डेयरी प्रोडक्ट जो है उनको भी झटका पड़ने वाला है। ये कि इंडिया ने कहा ना कि हम उसको ध्यान में रखेंगे, कितना रखेंगे ध्यान में, लेकिन कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे ना, ताकि यहाँ पे भी इतना डंट ना पड़े। एक और भी चीज है भाई यहाँ पर भी करनी है। मैं कहता हूँ, मैं अक्सर जो वीडियोस देखता रहता हूँ, चीजें जो दिखती हैं इंडिया और पाकिस्तान में जितना नकली जो है ना आजकल दूध बनाया जा रहा है, पाकिस्तान में तो इतने चीज जो है ना इस्तेमाल हालांकि ये पीजे पूजे में ही करते हैं, इंडिया में तो वैसे हर रोज खाने में चीज बहुत इस्तेमाल होती है। तो सुनने में यही आ रहा है कि भाई नकली चीज जो है वो बड़ी चल रही है, नकली दूध जो है केमिकल से बना के वो तो बेचा जा रहा है। चल रहा है पाकिस्तान में तो कई जगह पे पकड़ा गया, और इंडिया में भी कई मैंने देखी है वीडियो जहाँ पर वो नकली दूध वो बनाते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि अगर एक
यूरोप की मैं कहता हूँ कंपनियों ने इस तरह उन्होंने अपना इमेज बना रखा है कि बंदा आंखें बंद उन्होंने करके तो भाई अपना सिक्का जमा लेना है इस मामले में। वो कि वो बंदा आंखें बंद करके उनकी प्रोडक्ट खरीद लेना तो वो सही हो जानी, ऐसा उन्होंने स्टैंडर्ड है उन्होंने उनका, स्टैंडर्ड बना रखा है। भाई वो तो ये चीज है कि अगर उनकी प्रोडक्ट इधर आना शुरू हो गए सस्ते तो भाई भाई मैं आवाम कहता हूँ को जो फायदा है। हो सकता है कि लोकल जो है ना वो डेयरी के लोग चीजें जो है चलो बंदा कम से कम नकली वालों से तो जान जान छूट छूट। नकली के असली वालों को भी लॉस होना बेचारों को, होना तो है फिर। ये चीजें। तो अब कौन सा असली वालों को फायदा बाकी हो ये रहा कि है? भाई- नहीं, जब नकली दूध मार्केट में आता है तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ दूध की कीमत क्यों नहीं बढ़ रही? ये नकली दूध जब मार्केट में आ जाता है तो असली को तो भाई अच्छा भाई हमारे पास जो है नॉर्मल जो दूध है ना 1 लीटर का जो चल रहा है तकरीबन शहरों में तो 200 रुपए, 250 कोई नहीं है भाई, पूरे फैसलाबाद में 200 रुपए। 200 नहीं 250 रुपए और 250 कोई नहीं है भाई तारक, आम सर्दी के जो दिन है, दूध मैंने देखा और हर रोज 200 रुपया दूध है और मार्केट पे 130 रुपए भी लगा हुआ वहाँ पे है। पड़ा हुआ। तो फिर वो दो वो ऑटोमेटिकली वो वाला जो होता है ना वो 2 नंबर होता है। वो बात पूरी बात सुनो, वो वही है जो केमिकल वाला है। 200 रुपए का 1 लीटर दूध है भाई पाकिस्तान में चल रहा है। और यकीन माने किसान को इसमें कोई बचत नहीं है, नुकसान है सर। मैं खुद कर रहा हूँ, मुझे पता है नुकसान है। कोई 1 रुपए की बचत नहीं है इसमें। कम से कम 300 रुपए पर लीटर रेट हो तो फिर भाई जिम्मेदार इसमें इनको भाई यूसुफ को सिर्फ एक चीज का बचत है कि बच्चे हैं छोटे छोटे अब ये है कि अपना घर का जो है वो सिस्टम अच्छा है, प्योर चीज मिल जाती है, अपने हाथों से ले आते हैं, बस यही है। यही यकीन माने ऐसे ही। अब 130 वाला जो मार्केट में लगा हुआ है सस्ता करके लोग खरीद तो रहे हैं, वो तो उसको भी। मौत है भाई। क्या है, तो अपने बच्चों को फिर वो जहर ही पिलाएंगे ना। ऐसे ही है। तो ठीक है भाई, बाकी जो है वो मशीनरी वो भी आएंगी इंडिया में, गाड़ियां होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होंगी, दूसरी हैं डीजल पेट्रोल वाले भी। लेकिन ये कि भाई इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग उसको भी शायद फर्क पड़े कि जो लोकल गाड़ियां पढ़ना हैं वो तो जो है है वो भाई लोग साहब। कम खरीदना शुरू कर देंगे। वो दूसरी जो है ब्रांड की जो गाड़ियां हैं साफ ज़ाहिर है कि वहाँ की लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये चीज़ें भाई एक ये ऐसा ही समझे कि फ़ायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन इससे ये है कि भाई कारोबार को ना बूस्ट मिलने वाला है। हाँ, ये चीज़ है कि भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई जब जो ट्रेड है जो आज कितना जो है 5-7 सालों में अगर डबल होगा तो इकानमी को भाई कितना ज़्यादा उससे फायदा बहुत होगा। boost बहुत मिलेगा। बहुत बूस्ट मिलना है। और कहीं जो है वो नौकरियां जो है क्रिएट होंगी। ऐसे ही। अगर इन्वेस्टमेंट आती है, अब जैसे गारमेंट्स है, अगर टेक्सटाइल जो मिल है वहाँ पे जो साफ ज़ाहिर है कि यूरोप जो ज़्यादातर जो चीज़ें बाहर से ही मंगाता है। बांग्लादेश से पहले गारमेंट्स के रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान को भी फ्री ट्रेड थोड़ा सा ना वो स्पेशल स्टेटस दे रखा है इन्होंने यूरोप वालों ने। हाँ, हाँ, वो तो कि- घर का कहने पर दे रखा कि ये इनको भी टैक्स नहीं लगता, वरना जितनी तो हमारे वही पास हमारी चीजें बिक पाती हैं बिजली ना जितनी वहाँ। महंगी है ना, हमारे तो प्रोडक्ट जो है वो महंगे ही बहुत पड़ जाते हैं। यहाँ पे घर का बिल जो है 40-40, 50-50 हजार नॉर्मल घरों का आ जाता है, मिडिल Commercial क्लास का क्या लोगों हाल का। होगा? तो जो कमर्शियल है वो बताओ क्या हाल होगा। वैसे इंडिया का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना वो भाई साहब आपकी जो है ना बिजली सस्ती है, वही जो है वो ये सबसे थोड़ा बड़ा बेनिफिट बहुत बड़ा यही तो इंडिया को ज्यादा मजबूत बनाता है। जिस तरह का एक तो लेबर सस्ती इंडिया में, पाकिस्तान में भी सस्ती है, वो बिजली होने की वजह से भाई प्लांट जिस तरह का मर्जी लगा लो। ऐसे हमारे ही। पास जो अगर बड़ा प्लांट लगा है, बिजली का पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी ये भी दिक्कत है बहुत मसला तो है। ठीक है भाई, ये इंडिया के लिए ना गेम चेंजर है भाई। ये जो डील हुई है आने वाले कुछ सालों में भाई साहब इसका जो है वो पता चल जाना है। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।